आसिफ जरदारी साहब फिर एक्टिव हो गए हैं, तो मना सकेंगे नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को, या अपनी डील अलग चलेगी? देखिए, मामला ये है कि एक हफ्ते के दौरान आसिफ जरदारी साहब का 3 बार रब्ता हुआ नवाज शरीफ साहब से जी, और ये ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि जरदारी साहब की और कुछ मुख्तदर जो हलके हैं उनकी एक मुलाकात भी हुई है और उस हवाले से कुछ चीज़ें भी तय हुई हैं। अब जरदारी साहब अचानक से क्यों एक्टिव हो गए हैं, और 8 दिसंबर को जो PDM का होने वाला जलसा है वहाँ पे क्या हिकमत अमली इख्तियार होगी, और जरदारी साहब लग ये रहा है कि वो मज़ाहमत की बजाय मफाहमत की सियासत जो है उसका रास्ता वो इख्तियार करेंगे। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल आता है सामने। बहरहाल जरदारी साहब जो है, मेरा ख्याल ये है कि उनको भी कुछ ज़ाहिर बात है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और कुछ उनको यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। उस बुनियाद पर जरदारी साहब ने एक दफ़ा कमर बांध दी, और आप देखें कि बहुत अरसे से आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल जो मुल्की सियासत से वो गायब थे, बल्कि कुछ दिनों से तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना जो पॉजिटिव चूँकि आने के हवाले से एक जवाब है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जी। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और लेकिन खरल साहब, लोगों को सड़कों पर लाया जा रहा है, मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, तो ऐसे है कि चाहते हैं तो लोगों को सड़कों पर मारना है और खुद अंदर मुफाहमत के चक्कर में पड़े हुए हैं, लोगों को बना रहे हैं, लोगों को बलि बनाकर लोगों को सड़कों पर लाकर टारगेट क्या अचीव करना है? नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब का टारगेट तो यही है कि हमारे केसेस जो है वो खत्म किए जाए, हमें NRO दिया जाए, नैब हम जिस तरह चाहते हैं वो खत्म कर दिया जाए या बिल्कुल उसका डंग निकाल दिया जाए। यही उनका मुतालबा है। इसके लिए हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए ये सारी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, और इसका मकसद हरगज़ ये नहीं है कि ये कोई महंगाई के हवाले से दर्द उठ रहा है पीपल्स पार्टी को या नून लीग को। वो सिर्फ ये है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है हुकूमत के हवाले से, ताकि हुकूमत को दबाव में लाया जाए, और हुकूमत अगर दबाव में आ जाए तो इनका अगर मामला सेटल हो जाएंगे तो फिर सब ठीक है, फिर वो जलसे भी ज़रूरत नहीं है, फिर एहतजाज की ज़रूरत भी नहीं है। अब मामला जिस तरह आपने कहा कि इस्तीफ़ों वाला जो स्टैंड दोबारा नया खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, पहली बात तो ये है, इस्तीफ़े अगर देने हैं तो वो दें आप स्पीकर को, अगर आप देना चाहते हैं। अच्छा, आपने इस्तीफ़े देने हैं तो वो स्पीकर को दें, उसकी तो कानूनी हैसियत भी है। इसी तरीके से क्या इस्तीफे नून लीग के इस्तीफे खाली जो है पार्टी इस्तीफे देना बाबर डोगर साहब, तो फिर इस्तीफों का फायदा है। इस्माइल साहब वो कहते हैं एयर वाई पर वसीम दाम प्रोग्राम में कि जी ये तो सारा मामला तय हो गया था अपोजिशन के दरमियान, और उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल थी, ये तो इमरान खान साहब ने नहीं होने दिया, वरना ये मामला तय हो रहे थे, शायद ये कोई नैब शैब में तरमीम के या साथ चलने के कुछ इस तरह से था। तो फिर ये FATF की जब तरमीम आ रही थी तो उस वक्त चीज़ें तय हो रही थी, इमरान खान नहीं माने। उसामा साहब, वो तो इमरान खान शुरू दिन से कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत में NRO नहीं दूंगा। ये तो चाह रहे थे कि नैब में अमेंडमेंट्स का तो एडमिशन हुआ ना, फिर उस पे पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होता रहा है। राना सना कई दफ़ा कह चुके हैं कि जनाब पे पार्टी का ये कहना था कि पार्टी ने सेनेट में पहले ही नैब के वाले से अमेंडमेंट का बिल दिया हुआ है, और नून लीग इसमें मजीद तरमीम चाह रही थी और उस पर मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान ने इनकी तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। इसलिए अब ये इमरान खान से नहीं बात करना चाहते, अब मैं आपको किसी से भी जो खिचड़ी पक रही है ना, जो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के जो आपस में राबते हो रहे हैं, ये जो 8 तारीख को PDM का इजलास हो रहा है और 13 को जो जलसा हो रहा है, इससे पहले ये कुछ इश्यूज़ पे डिसीजन करना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ, जिस तरह से मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ से जो मुलाकात की, हमदा शहबाज से, उनको जो बताया, एक तो ये चाह रहे हैं कि मरीम नवाज ये चाह रही हैं और नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं, फजलुर रहमान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब 8 तारीख को जो PDM का जलसा हो रहा है उसमें इस चीज़ की इजाज़त तो हो जाए कि जनाब हम सब तमाम MPs MNs जो हैं वो ग्रेजुअली रिज़ाइन कर देंगे, अपनी अपनी पार्टी लीडरशिप को अपने सारे रिज़ाइन जमा करवा देंगे, और 13 दिसंबर को उसका ऐलान कर दिया जाए कि ना हमने अपनी पार्टी लीडरशिप को रिज़ाइन दे दी है, और वो जब चाहे इसको आगे जमा करवा दे। नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2, 13 दिसंबर के बाद क्या करना है? 13 दिसंबर के बाद लॉन्ग मार्च करना है। लॉन्ग मार्च कहाँ करना है? लॉन्ग मार्च करना है जनाब फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा,
ये चाह रही हैं कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ नहीं, रावलपिंडी की तरफ किया जाए और रावलपिंडी में जाके धरना दिया जाए, इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया जाए। जरदारी साहब पे पार्टी इससे डिसएग्री कर रही है। वो जरदारी साहब ने जो राबता किया मियाँ साहब से, इन तीनों इशूज़ पे जरदारी साहब को एतराज़ है। पहली बात यह है कि पार्टी ये चाह रही है कि जनाब हमें अभी इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। हमें 3 सूबाई असम्बली हैं, जैसे KPK है, पंजाब है, बलूचिस्तान है या नेशनल असम्बली है, स्पीकर नेशनल असम्बली है, वहाँ पे अदम एतमाद की तहरीकें लेके आनी चाहिए। एक चीज़ इस्तीफ़ों पे सीधी जा रही है, अच्छा खासा वो गवर्नमेंट में बैठे वो पागल हैं कि इस्तीफ़े दे दें, वो इस्तीफ़ों वाले ऑप्शन पे वो एग्री नहीं कर रहे और इनको वो ये कह रहे हैं कि ये इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन जो है इसको अभी ख़त्म कर दें। दूसरी जो चीज़ है जिस पे पार्टी का सबसे ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है वो है रावलपिंडी में धरना देना। जरदारी साहब जो है वो ये चाह रहे हैं कि हमें बंद गली में नहीं जाना चाहिए, हमको जो धरना है वो इस्लामाबाद में दें, हुकूमत के ख़िलाफ़ दें और हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाएं कि हम वहाँ पर जाके बैठ जाएं। रावलपिंडी के हवाले से जरदारी साहब किसी सूरत में एग्री नहीं है। मियाँ साहब और फजलुर रहमान साहब जो हैं वो 2 चीज़ों पे जो है वो अड़े हुए हैं। पहली चीज़ 13 दिसंबर के बाद रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च, और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बलूचिस्तान और KPK से निकलेंगे, इस तरह से बाकी पार्टियाँ पे पार्टी जो है वो सिंध से निकलेगी और नून लीग पंजाब से निकलेगी और सीधा रावलपिंडी में जाए। इस बात पे जरदारी साहब तैयार नहीं है। बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया कि ये मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ। अच्छा, अब वो ये चाह रहे हैं कि हमें अपना स्टांस थोड़ा सा नरम रखना चाहिए और हमें बंद गली में नहीं जाना चाहिए, हम कुछ ऑप्शंस हमें ओपन रखने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो जी असद खरल साहब, ये जो सारी बात हुई इससे हासिल क्या होगा अवाम के लिए, इसमें क्या है? अब हफ्तावार देख रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है और बड़ी वाज़ेह कमी आई है। छोटी जो लोगों के लिए चीज़ें होती हैं वो उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पर चीनी 20 रुपये तक नीचे आ गई। आप ये कहते थे जी महंगाई हो गई और अभी भी मैं समझता हूँ और चीज़ें कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन टमाटर है तो देख रहा था 14 रुपये नीचे। अब इसी तरह से दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी आई है, आटे की कीमत में भी कुछ पैसों की कमी आई है। इनके इस इकदाम से ये लोगों को मारने के लिए, लोगों का मैं समझता हूँ ये कत्ल है, कत्लेआम की तरह है कि उनको इस तरह से कत्ल कर दिए जाए, ला कर जल्द से जुलूस कर और ये वबा का शिकार करके। अवाम के लिए इसमें क्या है, हासिल क्या होगा जी? इस्लामाबाद या पिंडी जाकर धरना देने से क्या हासिल होगा? देखिए, अवाम के लिए तो जब वो हुकूमत में भी आते हैं तो अवाम के लिए ना वो अपने के लिए सब कुछ करते हैं। आप देखें ना कि सिंध के अंदर हुकूमत जो आई तो जरदारी साहब ने वहाँ से अरबों रुपया जो बैंकों से निकाला, वो ओमनी ग्रुप जो है वो कौन है? वो फ्रंट मैन है अनवर मजीद साहब जरदारी साहब के। ओमनी ग्रुप जो जरदारी साहब की जो मिले हैं उनको अरबों रुपए की सब्सिडी कहाँ से दी गई? सिंध हुकूमत से। सिंध बैंक किसने लूटा? जरदारी साहब, सारी दुनिया जानती है। फिर सीमेंट बैंक का सारा आपके सामने है। फिर जिस तरह बैंकों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से उन मिलों को फोर्स डिफॉल्ट कराकर फिर आर्बिट्रेटर भी अनवर मजीद बने, उन्हीं मिलों को दोबारा लोन भी दिलवाया, फिर उनके कर्जे माफ कराए, फिर कर्जे ले लिए। तो कहती है हम करप्शन के खिलाफ। अब मामला ये सारी कैंपेन करप्शन के खिलाफ। इसी तरीके से जो यहाँ पे आई अगर हुकूमत नून लीग की तो उन्होंने 1 से इंडस्ट्रियल यूनिट बन गए 8 से फिर 14 से 28 बन गए। तो मामला ये है कि यहाँ पे भी यही मामला, अभी आप जो कह रहे हैं एक तो महंगाई में चलो ठीक है कमी आई है, दूसरा एक और बहुत जो इंडिकेटर है ना कि नवंबर 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात जो है यानी जो उसकी एक्सपोर्ट थी वो 20%, यानी जो गुज़श्ता माह अभी गुजरा है यानी वो 20% टेक्सटाइल जो सेक्टर है उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फार्मास्यूटिकल अशिया जो है उनकी बरामदात जो है उनमें भी 20% इजाफा हुआ है। एक माह में सर्जिकल अशिया 11%, खवातीन के गारमेंट 4% जायद बरामद हुए। अब मामला यह है कि कोविड की सूरत हाल के बावजूद ये यानी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि एक तरफ जो करप्शन से हुकूमत लड़ रही है, महंगाई के हवाले से जो जिन है बेकाबू उसके खिलाफ हुकूमत लड़ रही है, और दूसरी तरफ हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें जो इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में जारी बात अल्लाह करके कुछ कमी होगी, जब ये इंडस्ट्री चलेगी लोगों को रोजगार मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।